हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर राजपाल और इस वीडियो में मैं आपसे द हिंदू का एडिटोरियल इंडिया मस्ट डायरेक्टली इंगेज विद तालिबान 2.0 डिस्कस करने वाला हूं। और इस शीर्षक का अगर हम हिंदी रूपांतरण करें तो कुछ इस प्रकार होगा कि भारत को तालिबान 2.0 के साथ सीधे संबंध बनाने की जरूरत है। तो वो जरूरत क्यों है? नंबर एक, पहला क्वेश्चन यही है। ये बहुत अच्छा आर्टिकल है। It has been written by Happy Mohan, who teaches at the Jawaharlal Nehru University and founder for Council for Strategic and Defense Research. It is written very mathematically, and I would try my level the best to make you understand crystal clearly. So I'm going to take up the points mathematically. First of all, India को तालिबान के साथ सीधे संबंध बनाने की जरूरत क्या है? अफगानिस्तान में वर्तमान हालात कैसे हैं? तालिबान की क्या स्थिति है, इंडिया की क्या स्थिति है, और साथ ही साथ यूनाइटेड स्टेट्स की क्या वहां पर सिचुएशन है। उसके अलावा पाकिस्तान फैक्टर क्या है, कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो कंपेलिंग पॉइंट्स हैं, और विच आर द पॉइंट्स विच कंपेल इंडिया टू हैव डायरेक्ट एंगेजमेंट विद तालिबान, एंड मोरओवर व्हाट आर द रेशनल्स बिहाइंड दिस बैकडोर और बैक चैनल डिप्लोमेसी विद तालिबान। उसके क्या रैशनल हैं? इन सभी क्वेश्चंस के आंसर को तलाशने के लिए आई वुड रिक्वेस्ट यू टू वॉच दिस वीडियो thoroughly, and before I come to discuss all these points and answers to these questions, let me share with you the vocabulary portion that would help you to understand the article, as well as it will help you in your writing skills. So with that intention, let me share with you the vocabulary portion of this editorial through the PPT, and meanwhile I would also share with you that TAC is one of the richest online repositories for vocabulary and talk fests, book analysis and editorial analysis. So the first word that is there in this article is parley, a discussion between enemies or people who disagree in order to try and find out a way of solving a problem. पाली का मतलब एक ऐसा विचार विमर्श जो दो एनिमीज के बीच में, दो शत्रुओं के बीच में, या ऐसे लोगों के बीच में जो किसी टॉपिक पर डिसएग्री करते हैं, उनके बीच का डिस्कशन। और वो डिस्कशन भी कैसा कि कोई सॉल्यूशन तलाशा जा सके, किसी समाधान की सर्च में। जो दो डिसएग्री करने वाले लोग या जो दो एनिमीज हैं उनके बीच का जो वार्तालाप है, दैट इज पार्ली। रैंप डाउन, टू मेक समथिंग डिक्रीज इन अमाउंट, किसी चीज को कम कर देना। फॉर एग्जांपल, इंडिया हैज रैंप डाउन इट्स सिविलियन प्रेजेंस इन अफगानिस्तान। भारत ने अभी अफगानिस्तान में अपनी सिविलियन जो प्रेजेंस है उसको कम कर दिया है। brace up, brace means to prepare somebody yourself for something difficult or unpleasant that is going to happen. कोई ऐसी अनप्लीजेंट और मुश्किल चीज जो घटित होने वाली है, उससे डील करने के लिए आप अपने आप को या किसी को तैयार करते हो, दैट इज ब्रेस। UN troops are braced for more violence. UN troops और ज्यादा हिंसा के लिए, हिंसा से डील करने के लिए अपने आप को तैयार किए हुए हैं। Consul, a governmental official who is representative of a state in the foreign land. कोई ऐसा गवर्नमेंटल अधिकारी जो दूसरे देश में किसी दूसरे देश को रिप्रेजेंट करता है, दैट इज नोन एज कॉन्सुल। एंड द प्लेस वेयर ही रेजिड्स और वर्क्स इज कॉन्सुलेट। एडवोकेट, टू मूव पीपल फ्रॉम अ प्लेस ऑफ डेंजर टू अ सेफर प्लेस। लोगों को एक खतरे की जगह से निकालकर सुरक्षित जगह पर पहुंचाने का जो कार्य है, दैट इज एवोक्यूएट। Puritanical, having very strict moral attitudes, बहुत ही सुदृढ़ नैतिक एटीट्यूड जिसमें you have 0 degree of tolerance for something unethical or immoral. New Delhi has been steadily abandoning its puritanical policy towards the Taliban
over the past few years. That's I'm going to discuss in this analysis, editorial analysis. Next, monolith, a single very large organization, etc., that is very slow to change and not interested in individual people. And that is one of the basic problems with the issue, or while dealing with Taliban, that if you want to talk, whom to talk to. That's the point that I would be elaborating while discussing this editorial. And beef, normally we know the meaning that beef means a meat that comes from a cow. जो गाय से मीट आता है उसको हम बीफ कहते हैं. But interestingly, you would be very happy to know that it means, informally, it means a complaint. So what is his latest beef? उसकी वर्तमान शिकायत क्या है? And verb, to complain a lot about somebody something. If we use beef as a verb, तो इसका मतलब होगा कि किसी व्यक्ति या किसी चीज के बारे में बहुत ज्यादा शिकायत करना. Beef something up. This is a phrasal verb to make something bigger, better, more interesting, etc. किसी चीज को और ज्यादा बड़ा, और ज्यादा अच्छा, और उसको और ज्यादा रुचिकर बनाने को beef up की phrasal verb से explain करते हैं. Opprobrium, severe criticism of a person, country, etc. किसी व्यक्ति विशेष, किसी देश का जो आलोचना की जाती है कड़े शब्दों में, that is opprobrium by a large group of people. Adjective is opprobrious. Noun को adjective बनाएंगे तो opprobrious हो जाएगा. An opprobrious remark. Quote, try to please somebody in order to get something you want. किसी को आप प्लीज करें किस मकसद से कि जो आप चाहते हैं वो करें. That is quote. Especially the sport of a person, an organization, etc. विशेषकर किसी ऑर्गेनाइजेशन या व्यक्ति की स्पोर्ट जब आपको चाहिए और उसको प्लीज करने के लिए आपको सारी कवायदात करते हैं, that is known as court in English. Fait accompli, something that has already happened or been done and that you cannot change. कोई ऐसी चीज जो ऑलरेडी घटित हो चुकी है और आप उसको बदल नहीं सकते. भाग्य समझकर उसको स्वीकार करना ही बेहतरीन ऑप्शन होता है. And this is the position of India, that in the prevailing circumstances, having a direct engagement with Taliban is fait accompli. Next, proactive, of a person or policy, controlling a situation by making things happen rather than waiting for things to happen and then reacting to them. Reactive. Proactive का मतलब चीजों को घटित करना, ना कि वो चीजें जब घटित होंगी तब उनको डील करेंगे. ना, एक कोई ऐसा व्यक्ति या पॉलिसी जो सिचुएशन को कंट्रोल करता है, चीजों के घटित होने का इंतजार करने से पहले चीजों को घटित कर देता है. दैट इज प्रोएक्टिव. मींस एक्टिव से भी और ज्यादा एक्टिव. प्रोप्ट समथिंग अप, किसी चीज को गिरने से बचाना. As if something is falling, so you put something under it so that it doesn't fall. Servile, wanting too much to please somebody and they obey them. So servile follower, that Taliban may not be servile follower of Pakistan once getting complete power. Hedge the bets, to do things that will prevent great loss or failure if future events do not happen as one plans or hopes. To do things, कुछ ऐसी चीजें करना जिससे अगर भविष्य में आपने जैसा प्लान किया है वैसी चीजें ना हो तो भी आप नुकसान से बच सकें. आप उस असफलता के दौर में भी अपने आप को महफूज कर सकें. उस स्थिति के लिए hedge the bets. They decided to hedge their bets by putting half their money in stocks and the other half in bonds. पैसे बचाने के लिए अपनी सारी प्रॉपर्टी को, सारी मनी को रिस्क पर ना रखते हुए they decided to hedge their bets. उन्होंने अपने पैसे को सेफ गार्ड करने के लिए they put their money, 50% money in the stocks and 50 in the bonds. 4A, a short sudden attack made by a group of soldiers. Soldiers, सैनिकों के समूह के द्वारा एक छोटा और सडन अटैक जो किया जाता है, that is 4A. Exercise,
exorcise, to remove something that is bad or painful from your mind. कोई ऐसी कष्टदायक चीज जो आपको पीड़ा पहुंचाती हो, कष्टदायक चीज आपको पीड़ा ही पहुंचा सकती है, उसको दिमाग से निकालना. New Delhi must exorcise the demons out IC-814, the December 1999 hijacking, from its collective memory. Collective conscious national memory से जो 1999 का प्लेन हाईजैकिंग था, उसको कलेक्टिव कॉन्शियसनेस, नेशनल कॉन्शियसनेस से एक्सरसाइज करना पड़ेगा, बुलाना पड़ेगा from its collective memory and engage with Taliban 2.0. There is no need to be secretive or embarrassed about it. Atrocity, a cruel and violent attack, especially in war. एक बहुत ही निर्दयी और हिंसक एक्ट जो कि मुख्यतः लड़ाई में होता है. और अब सबसे महत्वपूर्ण पार्ट वोकैबुलरी पोर्शन का. अमूमन मैं ये कहता हूं कि केवल वर्ड्स को लर्न करने से आपकी राइटिंग स्किल्स में आपको बेनिफिट नहीं मिलने वाला है. रादर इट इज द वर्ड कॉम्बिनेशंस एंड फ्रेजेस which would help you, sentence structures would help you to be very effective in your writing skills. अगर आप अपनी राइटिंग स्किल्स को इंप्रूव करना चाहते हैं तो आपको वर्ड कॉम्बिनेशंस और फ्रेजेस पर, सेंटेंस स्ट्रक्चर्स पर भी you have to focus perennially. Perennial focus should be on word combinations and phrases. So strategic necessity, कूटनीतिक आवश्यकता, in pursuance of something, in pursuance of a long-term commitment to development in Afghanistan, as S. Jaishankar, our external affairs minister, has said about it. Ideologically hesitant, वैचारिक रूप से आप you are not clear, hesitant, you are hesitant, तालिबान के साथ जाएं ना जाएं. So ideologically, वैचारिक रूप से जब आप क्लियर पोजीशन में नहीं है, that is ideologically hesitant. Rapidly shifting Afghan geopolitical landscape. So अफगान का जो geopolitical landscape है वो निरंतर बदल रहा है. A bird in the hand is worth two in the bush. तो ये एक पॉपुलर इडियम है कि झाड़ी में दो बर्ड्स की बजाय एक बर्ड जो आपके हाथ में है. कहने का मतलब जो चीज कम मात्रा में भी अगर कोई चीज आपके हाथ में है वो बेहतर है बजाय कि जो दूसरी जगह पे आपको दिख रही है. इट माइट बी योर्स, इट माइट नॉट बी योर्स, दैट वे. एंटायरली इरेनियस. सो द indirect or back channel diplomacy with Taliban, that is a stance of our Indian government right now, that is not entirely erroneous. This is the observation that the writer makes. Servile follower, to call something somebody into question, किसी व्यक्ति या किसी चीज पर डाउट करना, उस पे उसको इंट्रोगेट करना, that is to call something somebody into question. Determinantal to somebody something, to bring something on even keel, living, happening or working in a calm way, especially after a difficult time. किसी चीज को even keel पर लेके आने का मतलब होता है कि आप बहुत ही सहज शांत तरीके से काम करें, particularly after having difficult times, मुश्किलात के वक्त के बाद. Collective memory, साझा memory, as a nation has a collective memory. So this has been the vocabulary portion. And once again, I would reiterate that along with the words, you do focus on word combinations. And now I would like to share with you the major points which are there in this article. So what is the current scenario to start with? Current scenario is that the process of withdrawal on the part of the United States is there. America is withdrawing. The process is on. And India too seems to withdraw. Taliban is on upswing, and now there is one particular thing that I would like to share. Our Taliban policy or our Afghan policy is at crossroads because we have invested there too much, and now we seem to make an exit. But why? And now New Delhi realizes
that betting on Kabul, betting on the government there, betting only on the government there was a mistake. And now India realizes the potential or impending resistance, not only resistance, but the damage that might be done to Indian assets there from the belligerent groups, the belligerent fighters representing Taliban there. So, and it is important, see, Taliban is not the part of the government there yet. And it's a normal party. But the problem is this, that Taliban is having control over more than 400 districts in Afghanistan. And India too is abandoning its puritanical standard or puritanical approach while dealing with Taliban, as way back in 2018 in the Moscow, India sent two non-official diplomats, retired diplomats there to discuss all the issues pertaining to the development in Afghanistan, in which all the members from Taliban and Afghanistan, they were there in Moscow. So India sent a non-official delegation of two retired diplomats there. And on being asked, S. Jaishankar, External Affairs Minister, Government of India, has also accepted that we are in touch with the stakeholders in Afghanistan. So that way, India is in touch with Taliban and stakeholders, all the stakeholders in Afghanistan. Directly, it's a clue that Indian government is in touch with the Taliban, but that is not a clear stance. And now, if we see their approach, our back channel talks is not entirely erroneous, simply because there are dangers in direct or active engagement with Taliban as well. There are basically 5 problems, and these problems of having a direct or active engagement with Taliban become the rationale for this back channel talk. And these are, if India comes with Taliban openly and overtly, then certainly Afghanistan's President Ashraf Ghani may be at unease, and that may nudge him to look towards Shanghai Cooperation, Shanghai Organization. That might nudge him to look towards China, and that may put India at risk. And the second problem of going with Taliban directly or actively is whom to talk to. It's hardly a monolith there. The third problem is Taliban's bloody past. As we talk about Indian plane being hijacked way back in 1999, and its bloody past. That's an open secret. Moreover, the fourth point that justifies this rationale of indirect talks is precarious future stance of Taliban. कि अगर तालिबान पावर में आ जाता है तो उसका फ्यूचर स्टांस क्या होगा, वो भी बड़ा प्रिकेरियस इशू है, और इस वजह से जो इनडायरेक्ट टॉक का रैशनल है दैट इज जस्टिफाइड। और पांचवा कारण मुख्य रूप से पाकिस्तान फैक्टर, कि अगर हम तालिबान के साथ में डायरेक्ट रिलेशंस को डीपन करते हैं तो पाकिस्तान में टर्न आउट अगेंस्ट इंडिया इन कश्मीर, व्हाई इंडिया शुड एंगेज। नेक्स्ट पॉइंट है कि ये तो रैशनल हो गए इनडायरेक्ट टॉक के, उसके अलावा कुछ ऐसे पॉइंट्स भी हैं जिनके तहत लगता है कि इंडिया शुड डायरेक्टली एंगेज विद तालिबान। तो सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि वर्ल्ड ट्रेड, तालिबान इज अ नो स्टॉपिंग नाउ, इट्स गोइंग टू हैव पावर, सो फॉर वर्ल्ड ट्रेड वी मस्ट एंगेज विद तालिबान। The second point is Taliban today is looking for regional and global partners for recognition. तालिबान को भी ग्लोबल और रीजनल, क्षेत्रीय और वैश्विक ऐसे पार्टनर्स की जरूरत है जो पड़ोस में भी और दूर भी, जो उसकी लेजिटिमेसी को रिकॉग्नाइज करें। और अगर इसमें जितने लेस प्रोएक्टिव हम होंगे, पाकिस्तान उतना ज्यादा प्रोएक्टिव होगा
और वो अपने रिलेशंस को ज्यादा डीपन करने की कोशिश करेगा। सो पाकिस्तान इशू को लेकर बड़ी डाइसी सिचुएशन है कि अगर हम तालिबान के साथ में डीपली जाते हैं, सो पाकिस्तान में टर्न आउट अगेंस्ट इंडिया इन कश्मीर, अगर नहीं जाते हैं तो वो खुद अपनी नजदीकियां बढ़ा सकता है। थर्ड पॉइंट इज, इवन दो द तालिबान इज वाइडली कंसिडर्ड टू बी प्रॉप्ड अप बाय पाकिस्तान, ये सही है कि तालिबान को खड़ा करने में पाकिस्तान का बड़ा रोल है, बट उसके अलावा ये नहीं कहा जा सकता कि तालिबान को पावर मिलने के बाद में वो पाकिस्तान का सर्वाइवल फॉलोवर रहेगा। It might interrogate this whole idea of national boundaries. So जो डूरंड रेखा है जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान को अलग करती है, उसको भी वो इंट्रोगेट कर सकता है। सो इसलिए जरूरी है कि हम तालिबान के साथ में अपने रिलेशंस को डायरेक्ट रखें। फोर्थ वन इज द फोर्थ पॉइंट दैट जस्टिफाइज अ डायरेक्ट active engagement with Taliban is this, that security or civilian assets to India ki, after spending 3 billion or after investing 3 billion in Afghanistan, the idea of making an exit seems not a prudent choice. So जो भारत का सिविलियन एसेट्स हैं अफगानिस्तान में, उनको सेफगार्ड करने के लिए जरूरी है कि हम अफगानिस्तान में सारी जो पार्टीज हैं उनके साथ बेहतरीन रिलेशन रखें, इंक्लूडिंग तालिबान। फोर्थ पॉइंट की अगर हम बात करें, जो लास्ट पॉइंट है जो इसको जो डायरेक्ट एंगेजमेंट को जस्टिफाई करता है, वो है कि अगर इंडिया को पहले से ही जो तालिबान के प्रति ओवररीच अपनी रखनी चाहिए थी बहुत पहले से ही, अगर वो नहीं होती है तो देयर आर पॉसिबल सूटर्स लाइक रसिया, Iran, Pakistan or China, and these countries would turn out to be the shapers of Afghanistan's geopolitical destiny, and that would be very determinantal to Indian interests. हमारे जो भारत के जो इंटरेस्ट हैं उनकी खिलाफ चीज जाएगी। और फाइनली इस आर्टिकल में जो कंक्लूडिंग रिमार्क्स हैं राइटर के, वो यही है कि हमें अपनी नेशनल कॉन्शियस कलेक्टिव मेमोरी से जो बुरे अनुभव हैं तालिबान के साथ में, जो ब्लडी पास्ट तालिबान का है, उसको भुलाते हुए, पर्टिकुलरली बाय एक्सोसाइजिंग द डीमंस ऑफ IC 814 December 1999 hijacking should be erased from the national collective memory. And second point is Taliban 2.0, that's the main point. It's a new Taliban that would be an active player in world trade, and therefore it needs to be treated differently, actively and directly. And now, thanks for watching this video. I hope you must have enjoyed this video. Do share your feedback and your expectations as well. And if you have not subscribed the channel, kindly do subscribe it, so that you can watch more videos of the same ilk. Thank you so much for watching this video. Kindly do subscribe the channel. Thank you.